नमस्ते। आज हम एक ऐसे विज्ञान को समझने जा रहे हैं जो हर जगह है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। और वो है चीजों को अलग करने की कला। सुनने में शायद साधारण लगे, पर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम सब हर रोज करते हैं, बस कभी इस पर गौर नहीं करते। अच्छा, जरा सोचिए, सुबह सुबह चाय छानने और नाश्ते में पोहे से मिर्च निकालने में आखिर क्या एक जैसा है? हाँ, बिल्कुल सही। ये दोनों ही अलगाव या सेपरेशन के बहुत ही सरल उदाहरण हैं। आज हम इसी दिलचस्प विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि भाई चीजों को अलग करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि ठोस चीजों को आपस में कैसे अलग किया जाता है। उसके बाद तरल पदार्थों की बात करेंगे और फिर पानी से भाप बनने के अदृश्य खेल को समझते हुए कुछ पेचीदा मिश्रणों को भी सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर हम चीजों को एक दूसरे से अलग करते ही क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब ना बहुत ही सीधा सा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि हम किसी मिक्सचर से बेकार या नुकसानदायक चीजों को हटाना चाहते हैं, और दूसरा, जब हमें एक ही मिक्सचर में से दो या दो से ज्यादा काम की चीजों को अलग अलग इस्तेमाल करना हो। चलिए, अब ठोस चीजों को एक दूसरे से अलग करने के कुछ सबसे आम तरीकों को देखते हैं, और इसकी शुरुआत हम सीधे खेत से करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो दिमाग में आता है वो है हाथ से चुनना, जिसे हैंड पिकिंग कहते हैं। जब गंदगी या कंकड़ इतने बड़े हों कि उन्हें आसानी से देखा जा सके और उठाया जा सके, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। दाल या चावल बनाने से पहले उसमें से कंकड़ निकालना, ये इसका एक रोज का उदाहरण है। हाँ, पर यह तरीका तभी काम का है जब गंदगी बहुत ज्यादा ना हो। हाथ से चुनने के बाद खेतों में एक और बड़ा काम आता है। फसल कट गई, अब अनाज के दानों को उनके डंठलों से कैसे अलग किया जाए। सोचिए, एक एक दाना तो नहीं निकाल सकते। यहीं पर काम आती है थ्रेशिंग। इसमें डंठलों को पीट पीट कर दानों को अलग किया जाता है। पहले के जमाने में ये काम हाथ से या बैलों की मदद से किया जाता था, पर आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो इस काम को बहुत तेजी से और सफाई से कर देती हैं। ठीक है, तो थ्रेसिंग से हमें अनाज तो मिल गया, लेकिन उसमें अभी भी हल्की भूसी मिली हुई है। अब इन्हें कैसे अलग करें? इसका जवाब हवा में है। इस तरीके को कहते हैं निष्पावन या विनोइंग, और ये पूरी तरह से वजन के फर्क पर काम करता है। इसमें होता ये है कि किसान मिश्रण को थोड़ी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। अब क्योंकि भूसी हल्की होती है, तो हवा उसे उड़ाकर दूर ले जाती है और भारी अनाज के दाने वो सीधे नीचे एक साफ सुथरे ढेर में जमा हो जाते हैं। कितना आसान है। लेकिन तब क्या हो जब गंदगी इतनी छोटी हो कि उसे हाथ से उठाना या हवा से उड़ाना मुमकिन ही ना हो? तब हमारे काम आती है चालनी। यह तरीका साइज के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। घर पर आटा छानना इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। चालनी के छोटे छोटे छेद महीन आटे को तो नीचे जाने देते हैं, लेकिन मोटे कण या चोकर जैसी अशुद्धियां वो ऊपर ही रह जाती हैं। तो ठोस चीजों को समझने के बाद अब वक्त है तरल पदार्थों की दुनिया में गोता लगाने का। सबसे पहले देखते हैं कि पानी में ना घुलने वाली चीजों जैसे मिट्टी या रेत को आखिर कैसे अलग किया जाए। मान लीजिए कि एक ग्लास में गंदा मटमैला पानी है। इसे साफ करने का पहला कदम है उसे थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ देना। जो भारी मिट्टी के कण हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं अवसाधन। और जब मिट्टी नीचे बैठ जाए तो ऊपर के साफ पानी को धीरे से दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाता है। इसे कहते हैं निस्तारण। पर क्या होगा अगर हमें और भी ज्यादा साफ पानी चाहिए? ऐसी गंदगी है जो नीचे नहीं बैठती। तब हम इस्तेमाल करते हैं निस्यंदन का, यानी फिल्ट्रेशन का। इसमें एक फिल्टर जैसे कि कपड़ा या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है, जो पानी को तो जाने देता है पर बहुत महीन गंदगी को भी रोक लेता है। फलों का जूस छानना या घर पर पनीर बनाना इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। चलिए, अब कुछ और भी दिलचस्प तकनीकों को देखते हैं जहां हम पदार्थ की अवस्था को ही बदल देते हैं, मतलब उसके रूप को ही बदल देते हैं, जैसे पानी को भाप में बदलना। कभी सोचा है कि समुद्र के खारे पानी से नमक कैसे बनता है? इसका जवाब है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। इसमें समुद्र के पानी को बड़े बड़े कम गहरे गड्ढों में भर दिया जाता है। फिर सूरज की गर्मी अपना काम करती है। पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ शुद्ध नमक।
और अगर हमें वो पानी वापस चाहिए जो भाप बनकर उड़ गया, यहीं पर संघनन या कंडेंसेशन काम आता है। जब गर्म भाप किसी ठंडी सतह से टकराती है तो वो वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। ये वाष्पीकरण की ठीक उल्टी प्रक्रिया है। लीजिए, हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन सभी तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी जानेंगे कि किसी भी चीज को घोलने की भी अपनी एक सीमा होती है। एक क्लासिक चैलेंज लेते हैं, नमक और रेत का मिक्सचर। इसे कैसे अलग करेंगे? यहाँ हमें कई तरीकों को एक साथ लगाना होगा। देखिए, सबसे पहले मिश्रण में पानी डालिए ताकि नमक घुल जाए, पर रेत नहीं घुलेगी। फिर फिल्ट्रेशन से रेत को अलग कर लीजिए। अब हमारे पास बचा नमकीन पानी। वाष्पीकरण से पानी को भाप बना दीजिए, तो नमक पीछे रह जाएगा। और आखिर में उस भाप को संघनन के जरिए ठंडा करके हम शुद्ध पानी भी वापस पा सकते हैं। देखा? एक सवाल और, क्या हम पानी में जितनी चाहें उतनी चीनी घोल सकते हैं? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच? नहीं, एक समय ऐसा आता है जब और चीनी घुलना बंद हो जाती है, चाहे हम कितना भी उसे मिलाएं। बस इसी पॉइंट पर जो घोल तैयार होता है उसे कहते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर अगर हमें उस संतृप्त घोल में और भी ज्यादा चीनी घोलनी हो तो क्या करें? इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, उसे गर्म कर दीजिए। तापमान बढ़ाने से पानी के घोलने की ताकत बढ़ जाती है। यही कारण है कि गर्म पानी में ठंडे पानी के मुकाबले ज्यादा चीनी घुलती है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर इस मज़ेदार पहेली के बारे में सोचते हैं। अगर आपको एकदम ठंडा और मीठा नींबू पानी बनाना है तो आपको पानी में चीनी पहले घोलनी चाहिए या फिर बर्फ पहले डालनी चाहिए? इसका जवाब संतृप्त विलयन और तापमान के हमारे आज के ज्ञान में ही छिपा है। सोचिएगा जरूर।